आओ जी बेटा जी, कॉस्ट के टेस्ट के एनालिसिस करें जरा, मटेरियल लेबर का जो ये टेस्ट था। अच्छा जी, ठीक है। तो हाँ, जैसे ही शुरू करेंगे कोई ना कोई आ जाएगा। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। तो हमारे पास जी पहला जो क्वेश्चन है, वैसे तो डिट्टो असाइनमेंट में से है। अब आप लोगों ने अपनी अपनी कहानी बता दी कि भी आपने एंटिसिपेट नहीं किया था शायद उसको। क्वेश्चन बहुत ही प्यार से हुआ हो, और जब असाइनमेंट में आपने मतलब क्लास में किया हो, ये तो फेस टू फेस में, और उधर आपने पार्टिसिपेट भी किया था, कईयों ने तो पहले ही कर दिया था। तो ये ना, वैसे ऐसे क्वेश्चन का बनता नहीं है रिपीट करना। चलो एक मेन मेन सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ये तो यार तुम्हारे पास वैसी रिकॉर्डिंग पड़ी है। IPL Limited uses a small casting in one of its finished product. Casting are purchased from foundry। सारा नाम भी वही है, IPL ही। 54,000 कास्टिंग है, ये ਉਹਦੀ कॉस्ट है। फिर थ्रू आउट दी ईयर 360 डे बेसिस, जिससे पर डे कास्टिंग कितनी चाहिए होगी वो पता चल जाएगी। कुछ पार्ट तो ये हुए होंगे ना, बोलो। 9,000 आपका ऑर्डरिंग का खर्चा है, और 300 रुपये आपका कैरिंग कॉस्ट का खर्चा है। Carrying costs result from need to keep the casting in a carefully controlled temperature and humidity condition, and from high cost of insurance। अब ये शब्द शायद उसमें नहीं मिलेंगे आपको, ये ओरिजिनल पूरा स्कैनर में से उठाया है, जिस वक्त ये पेपर में आया था, तो वर्डिंग पूरी है। द डिलीवरी ऑफ द फाउंड्री फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक 6 days, मतलब आम तौर पे, बट मैक्सिमम कैन टेक 10 days। अब 6 दिन में आ जाएगी डिलीवरी, उसके 75% चांस है, फिर 7 दिन में आने के 10%। आपको कुछ याद आया होगा कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी बनानी होती है इसमें, याद है? 75, 85, 90, 95। पूरा क्लास में अच्छे से हुआ है कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग दी गुड्स, और नॉट रिसीविंग रह जाएगा, जैसे 25, फिर 15, 10, 5, इस तरीके से। चलो जी, ईओ क्यू को अपनी आंसर शीट आप साथ रखते हैं हमेशा, चेक करो। ईओ क्यू तो आपका आया होगा, 1800 आया होगा। इसमें तो कोई है नहीं भाई, इतने तो कोई गिरा हुआ नहीं होना चाहिए जिसने ये भी गलत कर दिया हो। कंपनी इज विलिंग टू assume a 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। व्हाट शुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट बी? सर देखो, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये इस कहानी पे बेस्ड होता है, जो ROL का फॉर्मूला नंबर 2 है। याद है वो वाला फॉर्मूला क्या था? ROL इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस वो लीड टाइम वाली कंजम्पशन। हाँ जी। और उस वक्त क्लास में आप लोगों ने एन मेरे को अच्छा रिस्पांस दिया था इस पे, काफ़ी बढ़िया। कि जैसे ये कंपनी कहती है जी हमें 15% रिस्क लेना है स्टॉक आउट का। तो 15% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट का मतलब कुछ ऐसा रहेगा कि भाई, देर इज अ 15% चांस कि मटेरियल जो ऑर्डर हुआ हो वो सही टाइम में नहीं आएगा। या इसे दूसरे तरीके से कहें कि जब आप 15% स्टॉक आउट रिस्क ले रहे हो, तो इट मीन्स चांसेस ऑफ गेटिंग द मटेरियल इज 85%। तो यहाँ से हमने ये 85 निकाला था। फिर 85 के ऊपर आपने देखा कि अब एटलीस्ट इतना बताओ, याद आ रहा है कि क्या हुआ? ये बता देना सही सही। हाँ, किया हुआ यार क्लास में। तो 7 डेज का अगर आप रख लेते हैं रीऑर्डर लेवल, 7 डे का अगर आप रीऑर्डर लेवल रख लेते हैं, तो भाई आपको फिर उसमें 85% चांस होगा कि मटेरियल मिल जाएगा, 15% चांस होगा नहीं मिलेगा। यही वो रिस्क लेना चाहता था। ना इसमें से फिर वो थोड़ा ये डिफाइन करना पड़ता है कि कितना सेफ्टी है, कितना लीड टाइम है। जैसे हमें इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया जाता है कि देखो जी, 6 दिन का तो रखना ही रखना है, क्योंकि जनरली इट टेक्स 6 डेज। उसके ओवर एंड अबव जो आप रख रहे होते हो, वो सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा। यदि आंसर दिए हुए हैं वही आंसर है जो वहाँ थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसने समझाया कि ये थोड़ा तरीका स्कैनर वाला है, आप अपने तरीके से करना, इन दी एंड वही आंसर है। और जब 5% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है, ये हम ऐसे भी समझते थे कि सर देखो, अगर हमें 5% रिस्क लेना है तो रीऑर्डर पॉइंट में ना और ज़्यादा स्टॉक रखना चाहिए। कम रिस्क मतलब ज़्यादा स्टॉक। तो 5% रिस्क बेटा इस लेवल पे होता है, 9 डेज पे। तो 9 डेज में मटेरियल आने की प्रोबेबिलिटी 95% है, और ना आने की कितनी है? 5%। बोलो ही पक्का। तो 9 डेज के बराबर रख लो, तो भाई उसमें से 6 दिन का आपका हो जाएगा सेफ्टी वाला, 6 दिन का लीड टाइम कंजम्पशन, 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक होगा। कोई बच्चा है जिसका ठीक हुआ हो? कोई कुछ ऐसे होते हैं जो, हाँ गुड, कौन कौन से हैं भाई, मैं देखूं जरा किस किस बच्चे थोड़ा थोड़ा ठीक है। आयुष तेरा ठीक है पूरा? गुड गुड। आर्यन?
ईओ क्यू तो अनुज जी काफी देर का आ गया, आप ईओ क्यू ना बताई जाए मेरे को अब। देन उसके बाद जी चैप्टर देखो जी पूरा रिवाइज करा करो, ताई कोई फायदा नहीं तो आप अपना जो कोई शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं वो कर लो यार, क्योंकि अगर आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और आप चैप्टर पूरा नहीं करते, काम तो फिर वहीं रह गया ना। आपका चैप्टर तो टेस्ट देने के बाद भी पूरा कवर नहीं है, फिर इससे अच्छा तो आप अपना रूटीन ही फॉलो करो। अब ये पार्ट भी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि 5% स्टॉक आउट रिस्क मान के व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट फॉर 1 ईयर। पर इसमें अच्छा पॉइंट पता क्या होता है कि वैसे तो ईओ क्यू कर करके बंदा ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट में तो अपने आप को उस्ताद समझने लग जाता है। इसमें कैरिंग कॉस्ट में पंगा आएगा, क्यों एक तो आएगी ये हाफ इंटू क्वान्टिटी पर ऑर्डर इंटू सीसी पर यूनिट पर एनम, ये वाली तो तुम निकाल लोगे। और एक कैरिंग कॉस्ट इसमें और जुड़ेगी, किस चीज़ की? सेफ्टी स्टॉक की, सेफ्टी स्टॉक की, सेफ्टी स्टॉक प्लीज, सेफ्टी स्टॉक की सीसी जुड़ेगी। अब सेफ्टी स्टॉक की सीसी में खास पॉइंट क्या होता है ये बताओ? 1/2 नहीं होता, क्योंकि उसका ग्राफ ये नहीं होता कि है खत्म हो जाएगा फिर रखेंगे, वो होता ही है ऑलमोस्ट, कभी किसी रेयर सर्कमस्टांस में यूज होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो जिन बच्चों ने तो अब पूरा कर रखा है उनको ये पॉइंट अच्छे से पता था, तो वो ये चीज भी निकाल ही गए होंगे, भाई ये आ गया इतना इतना ऑर्डरिंग और कैरिंग। कैरिंग कॉस्ट में सेफ्टी स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट में गड़बड़ होगी, ऐसे ही हुआ। बेटा ध्यान से, ध्यान रखें, बार बार रिपीट ना हो। अगला पार्ट मैंने जब क्लास में भी कराया था तो ऐसे कराया था कि भी मान लो आपको पेपर में लग जाता है और आपने मैच जीत के आना है। ये 3 पार्ट आपसे नहीं हो रहे, पहला हो जाएगा, लास्ट वाला फिर हो जाएगा। लास्ट वाले पार्ट में ये कहता है कि अब आप डाटा को दोबारा देखो तो ऐसे ऐसे करो यार, उसके ना सोल्यूशन आपके असाइनमेंट में भी हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं, ये छोड़ो। सेकंड क्वेश्चन तो ठीक ठाक अटेम्प्ट हुआ होगा, ये तो फिफो लिफो था यार। लिफो और वेटेड एवरेज है शायद, है ना? इसमें हमें ठीक ठाक सही देखना है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। रिसीट एंड इशू ऑफ द मटेरियल सीएक्सी इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, 4 अप्रैल, फिर उसके बाद है 8 अप्रैल इशू, फिर परचेज, फिर इशू, अच्छा फिर एक रिटर्न टू सप्लायर वाला पॉइंट भी डाल दिया और स्पेसिफिकली बता दिया किस लॉट में से रिटर्न है, ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक थोड़ा नीचे जाके लिखा है इन्होंने। 30 अप्रैल इट वाज फाउंड कि 50 kg ऑफ मटेरियल फ्रॉडुलेंटली मिस अप्रोप्रिएट कर लेता हमारा असिस्टेंट, और वो कभी रिकवर नहीं हुआ, तो लॉस है। अब नॉर्मल है, उन्हें वैल्यू करना होता है, आपको पता ही है। अगेन ये पेपर में आया हुआ सवाल है, और मेरे हिसाब से 8-10 नंबर जो भी यदि वेटेज है वहाँ भी इतनी मिली हुई है इसे वेटेज, तो अच्छी बात है। प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अंडर ईच ऑफ दीज मेथड्स। इसमें भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले तो आपके सामने आंसर ही रखेंगे। आप स्टोर लेजर में देखें जी, शॉर्टेज लास्ट होने के बाद ये बचा आपके पास वेटेड एवरेज में। शुक्र शुक्र है यार, दिल टूट जाता है बिल्कुल ही। देन लिफो में, लिफो में चेक करो, शॉर्टेज होने के बाद बचा हुआ इतना, इतनी वैरायटी का स्टॉक। यार इस पे सारे सारों ने ठीक हुआ ना यार, प्लीज है। है जी, नंदनी आपका? अच्छा वो तो चलो हो गया होगा, पॉइंटों की दिक्कत आ गई होगी। बाकी इसमें ना बेटा एक चीज और है, पता नहीं अब उस पर आपने कितना ध्यान दिया है। एक तो लेजर बनाने थे, फिर इसने पूछा था कि ये भी बताओ कि मटेरियल कंज्यूम्ड और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा इन मेथड्स के अकॉर्डिंग। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अब जैसे इन्होंने तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से किया है, जैसे ओपनिंग स्टॉक उठाया, ठीक है जी, दिया हुआ था, सारी परचेजेस जोड़ दी, रिटर्न माइनस कर दी क्योंकि इसमें रिटर्न भी है। अगर तो आप जैसे अकाउंटिंग में करते हो ना प्रॉपर तरीके से, कि ओपनिंग ऐड परचेज लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक, वैसे जाते हो तो एक पॉइंट का ध्यान रख लोगे तो पहुंच जाओगे, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस भी है। क्योंकि मान लो आपने जल्दी जल्दी में क्लोजिंग स्टॉक ही माइनस किया सिर्फ, अब नॉर्मल लॉस रह गया, देन अब नॉर्मल लॉस मटेरियल कंज्यूम्ड में घुस जाएगा जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब सच सच बताना, मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर कितने बच्चों की सही आई है? गुड, शाबाश, एक बच्चे ने आ गई है। बाकी आयुष, फिर उसमें तो शॉर्टेज भी आ गई होगी साथ में, उस रिटर्न दोनों ही आ गई। अब ये, हाँ सर देखो, ये वो चीज है, इसको पॉजिटिवली लिया करो, कल भी बता रहा था, अगर गलती हुई है तो अब इस गलती को एक तो लिखो पहले तो कि क्या गड़बड़ होगी, ठीक करो, और
नॉट नेचुरल अपने आप को एक पंच करना चाहिए कि यार ये क्या किया। अब देखो, मैं आपके साथ हूँ, ये गलती हुई कैसे है। हम लोग बहुत बार क्लास में भी ऐसे कहते हैं कि यार इशू कॉलम का टोटल लगा लो, वही कंजम्पशन होती है। सर उन क्वेश्चनों में ना जब हम ये कह रहे होते हैं, ना ही वहाँ परचेज रिटर्न होती है, ना ही वहाँ नॉर्मल लॉस होता है। तो ये अब ये सिखाता है कि भाई जो ट्रेडिशनल बेस है आपका, अगर वो अच्छा है तो आप हमेशा सही करेंगे। बाकी कई बार जो कुछ शॉर्टकट्स बनते हैं, दोज काइंड ऑफ शॉर्टकट मे नॉट होल्ड गुड इन एवरी सिचुएशन, मतलब कि आपको कई बार उसमें धोखा भी लग सकता है। तो एक बार मैं क्लास में वापस आऊंगा, पहले देखूंगा कितने बच्चों का भी कंजम्पशन सही है, जरा एक बार बोल दे फटाफट का जिनका सही है। गुड। दो। बस। जसप्रीत तेरी भी गलतियां हो रही हैं भाई। बेटा, अपनी ना फाउंडेशन वाली वक्त कुछ प्रॉमिस हुए थे मेरे साथ, याद है ना वो प्रॉमिस? हाँ, तब भी तेरा स्कोर बहुत अच्छा था, बट इंटर में कुछ और चाहिए था अपने को। ते लग नहीं रहा है। और आज के रिजल्ट में भी जो दो ग्रुप वाले तुम ज्यादा होते हो, सीरियस बंदे दो ग्रुप वाले ही हैं। बेटा आज के रिजल्ट का भी वही, अगर अभी तक की समरी निकालें, ऑडिट और ईआईएस, तबाहियां मचाई इन दो सब्जेक्टों ने फिर से। ऑडिट ने ज्यादा, 28, 18, 32, 36। और बंदों के एफएम में 73, 74। अब मेरा एक रूल सा है कि यार, बड़ा महंगा रूल पड़ता है कई बार मेरे को, मैं रिजल्ट कहाँ लिखता हूँ जो ग्रुप क्लियर हो। क्योंकि भाई हमने ऐसा देखा हुआ है, अब एग्जामिशन आ गई। नेगेटिव बातें नहीं बता रहा, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ, सतर्क रहिए, मतलब कि कहने का मतलब ये है। कई बार 78 भी आए हैं। एग्जामिशन की एक वैलिडिटी होती है, उस पीरियड में बंदा ऑडिट और ईआईएस खत्म ही नहीं कर पाया, अपने क्लियर ही नहीं कर पाया, एफएम भी खत्म, अब एफएम भी दोबारा दो। इसलिए मैं उसी दिन ही उसे काउंट करता हूँ जब वो ग्रुप क्लियर करके आता है। तो जो भी अपने दो ग्रुप वाले प्लेयर्स हैं, भैया ये सब प्रैक्टिकल में ना, मेरे को पता है यार, तुमने और मेहनत कर लेनी है, अभी तुम्हारे पास 2 महीने पड़े हैं, तुमने और खींची जाना उसमें, चलो जी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, हमने भी लगे रहना है इनमें ना। बाद में जैसा मर्जी पेपर आ जाए, अगर माड़ा होना होगा ना, कितना माड़ा होना होगा मैं बता देता हूँ, 55, 60, जैसा तुम लोगों का लेवल होता है जो दो ग्रुप के लिए जा रहे होते हैं, वो मेहनती बंदे होते हैं काफी। अगर बहुत औखा पेपर आ जाए तो आप 55, 60 में निपट जाओगे, इतना होगा आपके साथ। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता ही नहीं है। बट ऑडिट और ये इसमें कई बार दोनों का टोटल भी 55 नहीं बनेगा। तो अगर आप वाकई दो ग्रुप क्लियर करना चाहते हैं सच्चे दिल से, तो रोज अपने आप को पूछा करो सोने से पहले कि आज तूने ऑडिट और ईआईएस में और क्या कर लिया। और वो बच्चे पता क्या कर रहे हैं ऑडिट वाले, एक बंदे के 40 हैं, उसका ग्रुप क्लियर हो गया, एफएम उफएम एडवांस में ठीक है नंबर, कहता सर मेरा इतना क्लास पेपर हुआ था ना, मैं तो वेट कर रहा हूँ वो सजेस्टेड आंसर दिखे मेरे को, मेरे तो 80, 85 की उम्मीद थी। तो भाइयों, अलर्ट हो जाओ। फर्स्ट ग्रुप में जैसे मैं रिजल्ट देख रहा हूँ कि बच्चा चाहे कम था, फर्स्ट ग्रुप में मेरे को ना ऐसे कोई मिला नहीं सब्जेक्ट कि जहाँ कोई बच्चों के साथ बहुत इधर उधर हुई है इस बार। लास्ट टू लास्ट टाइम टैक्स में बहुत उड़े थे लोग, इस बार अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट्स आई नहीं है, ना ही कोई लॉ की रिपोर्ट्स है जी आई हैं। कोर्स पेपर नो डाउट आप चाहे डाउनलोड करके देख लो, जो उससे प्रीवियस अटेम्प्ट्स थी उनसे औखा था। तो हाईएस्ट 79 तक की अभी हमारे पास हुआ है, जो लिमिटेड स्ट्रेंथ थी। तो ये थोड़ा बहुत आपको दूसरों की जो गलतियां हैं या जो वो चीज़ नहीं कर पाए 6 महीने लेक्चर चलने के बावजूद भी, वो बार बार बताया जाता है भाई इन चीज़ों को संभाल लो तो ही दो ग्रुप होंगे। अब आ रहा है जी क्वेश्चन बहुत प्यारा, और ये नवंबर 19 के आरटीपी में आया था, और जिसकी वीडियो प्रॉपर आपके पास है। कोई है बच्चा जिसने ये क्वेश्चन कर रखा हो टेस्ट से पहले? है जी? नहीं बेटा, ये तो नवंबर 19 के साथ ही मैच करता है। असाइनमेंट में तो मेरे वाले में तो मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि आरटीपी अलग से हम देते हैं, तो फिर असाइनमेंट को ज़्यादा बर्डन नहीं करते। चलो आओ जी, स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, और ये इंस्टीट्यूट से पहली बार अटेम्प्ट में गलत सॉल्व हो गया था। तो यदि चिट्ठी चुट्ठी लिखी गई थी तो बहुत जल्दी उन्होंने ठीक कर दिया था उस वक्त। आओ जी, इसको भाई सारे बहुत ध्यान से करेंगे, मैं पूछ ही नहीं रहा कि आपका हुआ है कि नहीं, फुल अटेंशन से आपने क्लास की तरह करना है इसको, जो मैं कोई कैलकुलेशन कहूंगा वो भी आपने करनी है। HBL लिमिटेड प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट एम विच हैज ए क्वार्टरली डिमांड ऑफ 20,000 यूनिट्स। ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी क्वार्टरली डिमांड 20,000 है, जिस साल का अंदाजा लगाना पड़ गया तो 80,000 हो जाएगा, ठीक है ना? कौन सा प्रोडक्ट है ये? एम। तो ये प्रोडक्ट है, इसमें लगते हैं रॉ मटेरियल। ईच प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg। यार इस वक्त केड़ा आ रहा है यार, ये कौन है भाई बंदा? ये अपने है अखिल कोई?
चलो आने दो यार, कोई बात नहीं, बच्चे ये पढ़ना ही है। तो ईच प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg एंड 4 kg ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई। तो भाई इसमें अब प्रोडक्ट एम में रॉ मटेरियल लगते हैं दो, एक्स और वाई। 3 kg इसमें लगता है एक्स, और वाई लगता है जी 4 kg, ठीक है। इतने लेवल तक का आपको थोड़ा ये लग सकता है कि चलो ठीक है, रूटीन है क्वेश्चन। मटेरियल एक्स इज सप्लाइड बाय लोकल सप्लायर, कैन बी प्रोक्योर्ड एट फैक्ट्री स्टोर एट एनी टाइम, hence no need to keep inventory of material x। वेरी यूनिक पॉइंट। समझ रहे हो क्या कह रहा है? कह रहा है मटेरियल एक्स ना इधर लोकल ही दुकान है, आसपास ही है, उसमें जब मर्जी ले आओ, उसकी कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत ही नहीं। सोच पा रहे हो? हेलो। हाँ, तो ये डिफरेंट है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया हुआ नवंबर 19 से पहले, किसी ने भी नहीं किया हुआ नवंबर 19 आरटीपी से पहले। अगर रखने की जरूरत ही नहीं, जब मर्जी ले आओ, तो बेटा कैरिंग कॉस्ट तो यदि होनी ही नहीं है, क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ेगी जाओ ले आ जाके, वो वाली बात है, वो बैठा बेला दे देगा सामान। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जी एंड, जब आप यदि ईओक्यू की तरफ देखेंगे तो एक झटका लगेगा थोड़ी देर में। Why is not locally available? It requires to be purchased from other state in a specially designed truck container जिसकी कैपेसिटी 10 टन की है भाई। तो भाई वाई जड़ा है इधर से नहीं मिलता है, वो दूसरी स्टेट से आता है, और उधर एक स्पेशली डिजाइन ट्रक है, कंटेनर है, जिसमें उसे लाया जाता है, 10 टन की कैपेसिटी। वेरी रेलेवेंट पॉइंट थोड़ी देर तक। अब कहता है जो प्राइजेज हैं ये हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ये प्राइजेज है, रेट ऑफ जीएसटी इतना, चलो उधर तो क्रेडिट मिल गया तो इग्नोर ही करना है। फिक्स रेट पर ट्रिप है, ये जो दूसरी स्टेट में से ट्रक आएगा ना, 28,000 रुपये उन्होंने लेने ही लेने हैं, जितना मर्जी मंगवाओ। और लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट कितना होता है, लॉस इन प्रोसेस कितना होता है, ये बताया हुआ है। या इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया हुआ कि ये जो स्टार लगे हुए हैं, ये जो परसेंटेज ऑफ लॉस है, इट इज ऑन दी परचेज क्वांटिटी, दोनों तरह के लॉसेस परचेज क्वांटिटी पे हैं। अदर इन्फो इज दस की कंपनी हैज टू पे 15% टू बैंक फॉर सीसी लिमिट, इससे कैरिंग कॉस्ट की तरफ इशारा होता है, जहां वेयर एवर एप्लीकेबल आईटीसी इज अवेलेबल ऑन द जीएसटी पेड ऑन मटेरियल। इट मीन्स जीएसटी विल नॉट बी टेकन एज कॉस्ट, क्योंकि उधर तो आईटीसी मिल रहा है। कैलकुलेट द कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई। कहता भाई साहब आप ना ऐसे बता दो मटेरियल एक्स और वाई की कॉस्ट पर केजी क्या होगी। सर बहुत दूर की बात है वो तो, पहले हमें इतना तो बना लें कि भैया उधर हमें खरीदना कितना है, परचेज क्वांटिटी कितनी खरीदनी है। तो 80,000 की एनुअल डिमांड दिखाई, फिर 3 किलो और इससे मल्टीप्लाई करके कह दिया कि इतनी क्वांटिटी तो हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए। ऐसा कुछ स्टार्ट अपना हुआ था। अब ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को, ये क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन है, मतलब दिस मच क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। बेटा ये रास्ते में लाते लाते लॉस होते हो तो खरीदना तो इससे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट भी है, लॉस इन प्रोसेस भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप ग्रॉस खरीदोगे उसमें एक ट्रांजिट लॉस होगा, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग में भी वेस्टेज है थोड़ी, प्रोसेस लॉस, उसके बाद बेटा जी इतना बचना चाहिए। तो थोड़ी बैक कैलकुलेशन थी, जैसे प्रोफेशनल करते हैं। हम जैसे लोग कैसे करते हैं, हम तो कहते हैं जी बस ऐसे समझते हैं कि ये मैंने इतना खरीदा, पहले रास्ते में वेस्ट हो जाएगा, फिर प्रोसेसिंग में वेस्ट हो जाएगा, नेट क्वांटिटी इतनी चाहिए। अब जिसमें दोनों लॉस लगते हैं ना, वो वाला मैं करता हूँ बोर्ड पे। ये कौन से वाला दो लॉस वाला कौन है, वाई, वाई है ना। हाँ, वाई की नेट क्वांटिटी अपने को कितनी चाहिए, 320। ये मैंने ये लिख दी 320, ये इतना चाहिए। अब मैं ग्रॉस परचेज करूंगा एक्स के जी की। अब लॉस की परसेंटेज देखो बेटा, हमारे ये दोनों एकदम से नहीं आएंगे, बनाने पड़ेंगे। लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट इज 2%, 5% इन प्रोसेस। और साफ लिखा हुआ है कि जड़ा ये लॉस है वो परचेज क्वांटिटी पे है, तो ये आपने पुट किया 2% ऑफ एक्स। प्रोसेस लॉस भी परचेज क्वांटिटी पे, ये पुट किया 5% ऑफ एक्स। नाउ दिस बिकम्स 0.97x, ठीक है, 97 नहीं सर, 93, 7% गया ना, तो ये 320 आ गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं एक बार, लॉसेस कैसे निकालने हैं वो भी सिखा दूंगा।
320/0.93। सर ये वैल्यू आ रही है 344,086। ये वैल्यू आंसर में सर हमें कहाँ मिलेगी? सर ये बिल्कुल एंड में मिलेगी। ये इतनी 1 किलो का फर्क है राउंड ऑफ का। कोई बच्चा है जिससे ये क्वांटिटी आई थी? आ गई थी अनुज? गुड यार। बाकी और कोई? हम्म। चलो कोई बात नहीं। अब ये बताना जरा, इस पे जवाब ठीक देना, नहीं तो मैं दोबारा समझाने लग जाऊंगा। ये तुम्हें समझ आया जहां तक मैं पहुंचूं? हम्म। अब ध्यान से सुनो। आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो यही आंसर निकाल दिया सीधा, इंस्टीट्यूट ने तो ऐसे दो जो चीज़ें दिखाई हैं कि ट्रांजिट लॉस, लॉस इन प्रोसेस। बेटा ये तो बच्चों वाली बातें हैं। जिसके पास ये पड़ा हुआ है वो इधर 2% कर लेगा तो ट्रांजिट लॉस आ जाएगा, इसका 5% कर लेगा तो प्रेजेंटेशन के लिए प्रोसेस लॉस आ जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो? अभी यहाँ तक ओके? कुछ और समझाना है इसी के रिगार्डिंग? अब देखो इसमें ना एक बात है, ये इनसे जब इन्होंने आरटीपी में डाला ना, इनसे खुद गलत सॉल्व हो गया था। नवंबर 19 की पहली फाइल गलत थी। नीचे इन्होंने लिखा हुआ था कि परचेज क्वांटिटी पे है दोनों तरह के लॉस, कोई स्टार थे, स्टार के लिए ये लिखा था। बाद में इन्होंने पता क्या कर दिया कि जैसे बच्चा सोचता है कि पहले मैं ग्रॉस खरीदूंगा, ग्रॉस में खरीदूंगा, जैसे 100 में खरीद रहा हूँ, उसमें ट्रांजिट लॉस हो जाएगा। ट्रांजिट लॉस में वैसे ही इसमें ना एक एक्सपेरिमेंट के लिए इसकी डाटा यूज करता हूँ, 2%। 2% ऑफ 100, ठीक है, मतलब मेरे घर तक पहुंचेगा 98। अब मैं 98 पे प्रोसेसिंग करूंगा, 98 पे प्रोसेसिंग करूंगा, वो तो पहुंचा ही नहीं मेरे पास। तो बच्चे को लगता है कि यार ये 5% 98 का होगा। बोलो ही सोच रहे हो? दोनों लॉसेस ना, बंदा ऐसे नहीं सोचता। बंदा सोचता है कि यार देखो रास्ते में जो चीज वेस्ट हो गई वो तो गई, अब जो नेट आएगा उसके ऊपर प्रोसेस लॉस होगा। जब आप ऐसे सॉल्व करते हैं ये कुछ और रंग ले लेता है। इंस्टीट्यूट ने खुद ऐसे सॉल्व कर दिया था पहली बार। फिर इंस्टीट्यूट को याद कराया गया कि या तो आप नीचे से ये पॉइंट हटा लो या आंसर ठीक कर लो। आंसर ठीक कर दिया। कहते परचेज क्वांटिटी लिखा हुआ है तो दोनों लॉसेज के लिए बेस एक ही होगा। बोलो ही समझ रहे हो? वैसे अगर ये पॉइंट हट जे, ये नीचे जो ऑन परचेज क्वांटिटी लिखा हुआ है, फिर जो हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, वही ज़्यादा ठीक लगता कि पहले ट्रांजिट लॉस, उसके बाद नेट क्वांटिटी पे क्या होगा, प्रोसेसिंग लॉस। ज़्यादा पार्टिसिपेशन लगता है इस क्वेश्चन में है नहीं, लोगों ने किया नहीं इस क्वेश्चन को। चलो अब तो समझ आ रहा है एटलीस्ट। मटेरियल एक्स में इतने पंगे नहीं थे भाई, कि उसमें दो लॉस ही नहीं थे, एक ही लॉस था, तो उसकी क्वांटिटी तो पक्का ही आ गई होगी। बोलो भाई 2.5 लाख की क्वांटिटी आई है आप लोगों की? गुड। अब आप कॉस्ट पर केजी देखना कि ये क्या क्या हो रहा है इसमें। सर देखिए जी, पहले तो आपकी परचेज क्वांटिटी लिखी गई है, फिर उसके बाद ये रेट आए हैं। रेट मैं आपको चेक करा दूं, रेट मैं आपको चेक करा दूं, 140 और 640 है पर केजी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, और जीएसटी को कॉस्ट नहीं मानना क्योंकि ਉਹਦਾ आईटीसी मिल रहा। तो 140 और 640 के अकॉर्डिंग ये लिखा। अब आपको कि सर इधर फ्रेट जीरो क्यों? सर क्या था वो याद कराओ यार। देखो वैसे तो फ्रेट यहाँ उन्होंने नॉट एप्लीकेबल टाइप दिया ही हुआ है। बाकी उसने ऐसे बताया था कि ये ना बड़े आसपास ही है तो कभी भी आप जाके ले आओ, उसमें कोई चक्कर नहीं है, फ्रेट है ही नहीं है। चलो जी, फ्रेट जीरो। अगले वाले का फ्रेट स्टाइलिश है। स्टाइलिश इन द सेंस क्या है, ये पढ़ो दोबारा लाइन। मटेरियल वाइज नॉट लोकली अवेलेबल, इट रिक्वायर्स टू बी परचेज फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो स्पेशली डिजाइन ट्रक कंटेनर होता है जिसकी कैपेसिटी होती है 10 टन की। 1 टन में कितने केजी होते हैं? 1000। समझ रहे हो ना? और वो ट्रक का ना एक ट्रिप का ये खर्चा पड़ जाता है, 28,000 रुपये का खर्चा पड़ना ही पड़ना है। अब ये फ्रेट भी बहुत लोगों का गलत हो जाता है। देखो हमें इतना मंगवाना है, ये एक ट्रक की कैपेसिटी है, मतलब 10 टन है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 10,000 किलो माल आ जाएगा एक ट्रक में। अब ऐसे तो ये इतने ट्रक बन रहे हैं, पर प्रॉब्लम वही है ना, 34 ट्रक्स में आपका माल पूरा नहीं आएगा। 35वां राउंड भी लगेगा ट्रक का, तो किराया तो उन्होंने कहा था पूरा ही लगेगा। तो 35 राउंड इंटू 28,000। जो बच्चे आगे आगे तक पहुंचे थे, किसी ने 9,80,000 का फ्रेट निकाल लिया था इधर। हाँ जी, बोलिए। नो सर, बंदे इतने में ही खुश हो जाते हैं, बहुत आ गया बहुत है। फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट आएगी। अब इसके बाद इसको
कॉस्टिंग पर केजी करते वक्त भी लोगों को दिक्कत है। सर वो तो मैं आपको याद करा दूं, मटेरियल इशू वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। जड़ी हम परचेज करते हैं उसके अकॉर्डिंग पर केजी नहीं होता, जितनी हम नेट यूज कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग पर केजी होता है, तो नेट तो यही है। तो इसको भाई जरूर एक बार करना। अभी अगर आपको, वैसे तो ये वीडियो भी अभी यूट्यूब पे ही रहती है, तेरे बाद आपको और सुनना है तो दोबारा भी सुन सकते हैं, पर अपने हाथों से जरूर करना। अब ईओक्यू में क्या पंगे हैं वो सुनो। मटेरियल वाई, ये ओदी क्वांटिटीज है, ठीक है, जो खरीदनी है। ये ओदी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। फिर उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट इन्होंने बताए हुए हैं कि जो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आई है वो यहाँ लिख दी है। कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज भी लगाई गई है कि कैरिंग कॉस्ट निकाल ली जाए। ईओ क्यों निकाला हुआ है। और एक्स में बंदा बिल्कुल ही हैरान है कि यार भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट जीरो, कैरिंग कॉस्ट चाहे है पर लिखी जीरो परसेंटेज में। बताओ कैरिंग कॉस्ट जीरो क्यों होगी उसकी। सर उसे कैरी करना ही नहीं पड़ता ना, जब चाहिए वहां से साथ की दुकान से ले आओ, रखना पड़ता ही नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया ईओ क्यू जीरो। उसके नीचे और भी लिखा, कहता मटेरियल एक्स कैन बी परचेज एट एनी टाइम, देयर इज नो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेंशन इन क्वेश्चन, हेंस देयर इज नो ईओ क्यू फॉर मटेरियल एक्स। क्योंकि सर ਇਹਦਾ ईओक्यू बनेगा कैसे ना, ये तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कभी 100 किलो चाहिए कभी 2 किलो चाहिए, जाओ ले आओ, बस ऐसे वाला है। तो मेरे को तो यार ये वेरी वेरी स्पेशल लगता है ये। यह अगर पेपर में लग जाता है और बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया हुआ पहले, मेरा नहीं ख्याल यार कि उसका सारा ठीक होने वाला, कहीं ना कहीं उसने अटक जाना। कोई था बंदा जिसने ईओक्यू के पंगे लिए मटेरियल एक्स के। जीरो ही आया था। बुरा लगता थोड़ा जा, नंबर भी जीरो ही लग रहे होते हैं ना, कि पता नहीं ठीक भी होगा कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, कैरिंग कॉस्ट नहीं है। तो वैसे तो अगर टेक्निकली बोला जाए तो ईओक्यू पॉसिबल ही नहीं है इसमें। हाँ जी बोलिए जी, आवाज आ रही है। हम्म। कुछ तो मेहनत की होगी आपने। तो नहीं, 2.5 लाख किलो खरीदे, 240 से डिवाइड करो तब आता है। खरीदा कितना आपने, 2.5 लाख किलो ही खरीदा होगा। फिर मैं बता देता हूँ, फिर वो 140 को आपने डिवाइड कर दिया होगा बाय 96%, क्योंकि वो 4% वेस्टेज है ना, डिवाइड बाय 96, 145.83 आ जाता है उससे। चेक कर, ऐसा किया होगा, 140 डिवाइड बाय 96% किया हुआ। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फिर डिवाइड डिवाइड तूने कम क्वांटिटी से कर दिया होगा। हाँ वही 90, मैं समझ गया बेटा, वो 96% होगा। मतलब तुम ऐसे दिखा रहे हो कि खरीदेंगे ही यही, उसमें से 4% वेस्ट हो जाएगा। खरीदना तो बेटा ज़्यादा पड़ना है क्योंकि हमने ये यूज़ करना है। अब समझ आ गया है ना। ध्यान से एक बार इसका अच्छा सुंदर सा आंसर बना लेना ताकि दिक्कत ना आए। अगला तो यार आपका ही असाइनमेंट वाला ही है, ये तो बेकार है। ये वाले देखो, बैलेंस टेस्ट था, अब आपको असाइनमेंट में से भी काफ़ी कुछ था कि आप पास हो सकते थे आराम से उसमें से। तो ये वाला हुआ है, आंसर उनसर चेक कर लो यार। वीकली प्रॉफिट इतना इतना आता है आपका। ये तो इन्होंने इंक्रीज भी बता दिया कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कितना आएगा। जल्दी बताओ, अगला क्वेश्चन देखना मैंने, ये बेकार से क्वेश्चन पे नहीं रुकना। हाँ जी। ये तो हुआ होगा यार इस पे, इसी ने बचाया। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, डरा ना करो, पेपर में अच्छा करके आएगा। जिज्ञासा। सर आंसर आपके सामने है जी स्क्रीन पे, ये लो। ब्लर हो रहा। अच्छा। अच्छा जी, 11,000। पता नहीं यार, या तो फिर इसकी कोई सेटिंग शूटिंग में चेक कर लूंगा, कि कई बार इसमें ऑप्शन होती है ना नॉर्मल हाई और ये वो, कर देंगे चेंज, कोई बात नहीं। तो 11,000, 19,400 और 17,400 ये आ रहा है। हम्म। तो करना चाहिए था, वो भी करना चाहिए था। बट यार ये आपका ना बहुत सिंपल सा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, तो अपन इसको रहने देते हैं यार, अगले वाले पे टाइम लगाते हैं जो कुछ नया है। जिज्ञासा लिमिटेड का ये क्वेश्चन है, ये भी आरटीपी क्वेश्चन है जी, मिलेगा उसमें आपको।
pays a basic wage rate of 125 per hour to this production worker. Company works 6 days a week, 6 days a week in a single shift of 8 a.m. to 4:30. ठीक है. Company also pay the overtime to its worker apart from the basic wages. अगर वो normal working hours के beyond काम करते हैं. Overtime rule is as under. No overtime is paid for any work up to 5:30 p.m. कहता 5 5:30 तक का अगर काम आप करते हो तो उसमें कोई ओवर टाइम पेमेंट नहीं होगी. नॉर्मल बेसिक वेजेस तो मिलेंगी. वैसे 4:30 बजे छुट्टी होनी चाहिए. उसके बाद लिखा हुआ है ओवर टाइम रूल्स. ध्यान देना. ये ओवर टाइम है 2.50 पर आवर फॉर एनी वर्क डन आफ्टर दिस. ठीक है. ये सॉर्ट ऑफ प्रीमियम लेके चलना है इसे. बाकी आगे लिखा है मैक्सिमम ओवर टाइम पेमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 375 फॉर अ डे. मतलब ये बंदे ने बहुत ज़्यादा ओवर टाइम लगा लिया, उसके पैसे ज़्यादा बनते हैं तो उसे वो नहीं मिलेंगे. मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं एक दिन के? 375. और द वर्कर आर पेड 80 रुपीज एज ए डाइट अलाउंस फॉर वर्क डन बियॉन्ड 8:30. बाकी कहता है जी आपको अगर 8:30 से ज़्यादा रुकना पड़ता है, रात के 8:30 से ज़्यादा टाइम हो जाता है आपको, तो आपको 80 रुपये डाइट अलाउंस मिलेगा. कि शायद घर पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम हो जाए, घर वाले कहें जी हमने तो खाना खा लिया, तो इसलिए दिया जाएगा कि ये लेट जा रहे हो तो खाना किसी ढाबे से खा के ही जाओ. ये स्टोरी आप समझ लो. ऑन संडे और एनी हॉलीडे द वर्कर आर पेड 375 प्रोवाइडेड दे वर्क फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स. ये सारे, इसमें ये बड़ा स्ट्रेस देने वाली बात है कि ये सारे ओवर टाइम रूल आप पढ़ रहे हो. संडे या हॉलीडे को अगर आपको बुलाया जाता है तो नॉर्मल जो रेट है वो तो मिलने ही मिलने हैं. आपको 375 रुपये और दे देंगे प्रोवाइडेड आप 4 घंटे के लिए काम करो. इसके बाद एक्सट्रैक्ट दे रखे थे अटेंडेंस के 3 वर्कर के, जिसमें आप देख सकते हो कि वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी. पहली बात, अटेम्प्ट हुआ क्वेश्चन? यस सर. एफर्ट डालिए था मतलब. बहुत स्पेसिफिकली पढ़ लेना. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओवर टाइम एंड डाइट अलाउंस. पूरी पूरी वेजेस निकाल लेना, बैठ जाना, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे. फिर उसके बाद ਉਹਦਾ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाद की बात है, पहले यार इतना तो आ जाए. ये भी आरटीपी क्वेश्चन है तो ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ आंसर करने का तरीका है वो थोड़ा मतलब कि सरकारी टाइप है, ਉਹਨੂੰ बदला भी जा सकता है. ओरिजिनल आंसर मैं आपको दिखा दूं, कहीं बाद में आप कंपेयर करें सर ने किसी और तरीके से करा दिया था. तो हम पहले वर्कर का पहला दिन देखते हैं. पहले देखो यार, मंडे को इसका ना 8 से 6:30 तक हुआ. अब ओवर टाइम कब एप्लीकेबल होता है? 5:30 के बाद, 5:30 के बाद. नो ओवर टाइम अप टू दिस. वैसे तो छुट्टी का टाइम ये है, और ओवर टाइम 5:30 के बाद स्टार्ट होता है. तो मंडे वेरी इजी कि 1 आवर ओवर टाइम है. ये वर्कर ये लिखा है इन्होंने भाई, ये इन्होंने लिखा है कि मंडे ओवर टाइम आवर्स 1, डाइट अलाउंस नो. पॉइंट ओके. तब आगे चलूंगा. सबसे इंटरेस्टिंग जो मतलब कि करने का टफ तरीका कह लो, वो वर्कर ए में ही प्रॉब्लम है. अगर ये समझ गए तो सारे हो गए समझो. वर्कर ए का ना जिड़ा अगला ये दिन है, ये ट्यूसडे है, उस दिन हॉलीडे है किसी कारण, और वो पूरा दिन लगा जाता है. आप देखते हैं जी सुबह 8 बजे आ रहा और 5:30 जा रहा. तो बहुत ज़्यादा काम है. उन्होंने कहा था कि अगर कोई संडे या हॉलीडे को आपको बुलाते हैं तो ओवर टाइम में हम 375 रुपये दे देंगे सीधा आपको, पर आपने कम से कम 4 घंटे काम करना है इसके लिए. मतलब संडे, पहले सिस्टम समझ लो. जैसे संडे या हॉलीडे को बुलाया, 2 घंटे बाद ही आपको कहा चलो ठीक है घर जाओ, फिर तो यही मिलने हैं. ठीक है जी. पर अगर आपके 4 घंटे लग गए तो ये पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, और ओवर टाइम के लमसम पेमेंट हो जानी है. कितनी? 375. अब यहाँ तो अगर आप देखो, 4 से तो बहुत ज़्यादा लग गए. वैसे तो ये सीधा यहाँ इसके लिए एक कॉलम ऐसे बना लेता 375 सीधा. बंदे ने तुम्हें काफ़ी खपाया. देखना कैसे हुआ, कैसे है, ध्यान से समझना. ये समझाना ज़्यादा जरूरी है. ट्यूसडे के 375 मिलने हैं बेटा, और पर आवर जो ओवर टाइम है वो 62.5 होता है. अब इस 1 घंटे का तो 62.5 ही मिलना है. इस बंदे ने यहाँ ये सीधा लिख सकता था कि इसके 375 हो गए. इसने इससे डिवाइड करके 6 घंटे यहाँ लिख लिए, ताकि बाद में जब वो 62.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये इतना बन जाए. ऐसी प्रेजेंटेशन तो कोई नहीं कर सकता बच्चा. तुम लोगों ने कैसे किया था? हाँ 375 लिख दो इस दिन का, और क्या.
बल्कि ये डाइट अलाउंस के बाद एक कॉलम और बना ले बंदा अमाउंट रुपी का, उसमें इसके 62.5 लिख दो, इसके 375। बट ये जो कर रहा है वो भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि यार हमारे पास मटेरियल बहुत मिलता रहता है। ये 6 आवर्स इसने इसलिए लिखे हैं कि जब 6 आवर्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, यू विल अगेन रीच टू 375। ठीक है जी। यहाँ इसने थोड़ा हैश करके भी ये लिखा हुआ है कि भाई ये ऐसा हुआ। अब वेडनेसडे को क्या होता है देखते हैं। वेडनेसडे तो भाई ये सुबह 8 बजे से आया हुआ 10:30 जाता है। पहले बताओ ओवर टाइम वाले कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। 5:30 के बाद ओवर टाइम शुरू हो जाता है कि नहीं? तो 10:30 घर जा रहा है भाई। 5 घंटे का ओवर टाइम दो उसका। 5 घंटे का ओवर टाइम हो गया। अब ध्यान ये रखना, जैसे आपकी एक रिस्ट्रिक्शन भी है, मैक्सिमम ओवर टाइम पेमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड कितनी भाई? 375। ये तो 5 घंटे हुए हैं ना। 62.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 312 पॉइंट कुछ हो चुका। बता दो। ओके है। अगर मान लो अगर मान लो कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो फिर 375 ही आएगा। अब उसने कहा डाइट अलाउंस मिलेगा, यस किया उसने। डाइट अलाउंस मिलना चाहिए, क्यों भाई? 8:30 के बाद छुट्टी हुई है। 8:30 के बाद ही होता है ना डाइट अलाउंस, 80 रुपये, बिल्कुल जी। हूँ अगला दिन जी थर्सडे बेकार बिल्कुल ही। फ्राइडे, हाँ फ्राइडे में दम होगा। पहले तो थर्सडे बेकार है जी, उसमें कुछ नहीं हो रहा। फ्राइडे की हम बात करेंगे आराम से। सर फ्राइडे 11 बजे घर जा रहा है। 11 बजे घर जा रहा है। ओवर टाइम वाले कितने आवर्स हुए? 5.5 घंटे। हमें पता है कि 375 के अकॉर्डिंग 6 घंटे तक का ओवर टाइम हो सकता है। तो अगेन इट विल बी नॉर्मल 5.5। डाइट अलाउंस तो दे दो बच्चे को, ठीक है, या वर्कर को, जैसे भी कहें। तो इस इंस्टीट्यूट वाले मेथड में ऐसा हुआ कि 17.5 आवर्स आ गए वर्कर ए के, 2 बार की डाइट अलाउंस आ गई। ये कहीं देखना चाहते हैं आपकी सर हिसाब किताब, कहीं दिखा देते, तसल्ली हो जाती। ये लो जी, 62.5 इंटू 17.5, ये ओवर टाइम। डाइट 2 बार। ये अगर आपने किसी ने किसी भी मेथड से निकाला है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है पर आंसर यही है, तो फिर आपका काम बन गया समझो। बताओ भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भी, आर्यन भी है शायद। आर्यन तेरा हुआ है? हेलो। अच्छा, क्या बात होगी? छुट्टी वाले दिन का हिसाब अलग था। चलो, कोई बात नहीं। यार वर्कर बी ना बोरिंग सही है वैसे, क्योंकि वो उसका कुछ ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा समझाने वाला। एक अद्धा कोई डाइट अलाउंस निकलना है, बाकी ओवर टाइम ठीक ठीक ही है। आप खुद देखो, अब 18 घंटे और एक डाइट आया। 18 घंटे और एक डाइट आया। नहीं आया। नो सर। सर फिर मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। अब सर देखिए, थोड़ा जा आपको ये देखना होगा कि इसका संडे। अच्छा सर, सारा ही चेक करा लो, क्योंकि फिर बच्चे एम ही कहें। पहला दिन जी फटाफट, 5:30 के बाद कितने घंटे हैं? 2 घंटे। 2 घंटे ओवर टाइम लगाया। बोलो। अगले दिन तो बेटा, अगले दिन तो भाई ये तो सिलेबस ही पूरे कर रहा लगता है, 12:30 हो गए हैं। ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो ये अब आपके ना हो गए 7 घंटे एक तरह से, 5:30 के बाद, देख रहे हो कि नहीं? सर वो थोड़ा 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 मेरे को लग रहा है गड़बड़ है, क्योंकि 12:30 PM है, फिर तो कोई इशू नहीं, फिर तो कोई इशू नहीं। फिर मैंने नहीं ठीक पढ़ा। ट्यूसडे वाले दिन के हिसाब से चलना, हॉलीडे है। भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ इसमें मैं एक्साइटेड हो गया लगता। अब यहाँ 12:30 PM है, इसको हमें हॉलीडे के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो ये 4.5 घंटे ही हुए। अब आप चेक कर लो, प्रोवाइडेड ही वर्क्स फॉर दिस। हाँ जी, 375 वाली कंडीशन पूरी होगी। अब ये 375 वाली कंडीशन जहाँ पूरी होती है वहाँ 6 घंटे लिख देता है। वो समझ रहे हो? वो रैप सारा दोबारा करना पड़ेगा जो इसमें किया था। इसका तो यार अगर आप ऐसे बना लेते ना कि 375 सीधा, बाकी घंटे गिनते तो ज़्यादा अच्छा था। चलो जी, फिर वेडनेसडे देखते हैं। तो वेडनेसडे में जी 8 AM टू 5:30। 5:30 तक तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना? फिर थर्सडे देखते हैं तो 8 AM टू 4:30। बस यार संडे संडे इंटरेस्टिंग होएगा अब तो। हाँ, क्योंकि देखो जी बाकी तो सब सही हुआ, अब संडे छुट्टी वाला दिन आ गया फिर से। हाँ जी। थर्सडे का आंसर कुछ और। 4 आवर्स। थर्सडे थर्सडे, 1 मिनट। 8 AM टू 4:30। 1 मिनट चेक कर लो एक बार। 6 6 4।
हो सकता है यार कोई गड़बड़ इसमें हुई हो, फिर टाइम लिखने में गड़बड़ हुई होगी यार, ये तो फिर चेक करके मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप देख लो भाई, 8 AM to 4:30 है, 4:30 पे तो कुछ नहीं बनना बनना, 5:30 तक कुछ नहीं है। यहाँ सोल्यूशन में यहाँ 4 आवर्स हैं, ये फिर कुछ और लेंगे इसको, 9:30 लेंगे होंगे शायद। चलो रहने दो यार, वो तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलेगा, पेपर में भी तो इतनी बार गलत आता है। अब जो आंसर यहाँ लगेगा, आपका तो जीरो ही लगा होगा ना वहाँ पे, वर्कर बी। बस ठीक है, आप वैसे रखो, कोई इधर हॉलीडे कुछ भी थर्सडे के बारे में लिखा नहीं हो तो मैं भी अपने पे क्यों ले, हो गया होगा गड़बड़, हो सकता है कि भी ये हमारी गलती हो, टाइप टाइप की जैसे भी है। तो 8 AM to 1:30, अब संडे की बात करते हैं यार, बात खत्म करते हैं संडे ही है। तो ये आपके टाइम हो गए होंगे ज़्यादा, 4 घंटे से ज़्यादा हो गया, इसमें वो 6 घंटे वाला ओवर टाइम दे दो। तो आपके पास ये आ गया होगा, ये आ गया होगा, बोलो भाई, इसको रहने देते हैं क्योंकि जो डाटा था उस हिसाब से चलो, ये आ गया होगा। और वहाँ साफ दिख रहा है डाइट अलाउंस भी उसने टिक कर रखा है, तो टाइम लिखने में गलती हो रखी है अपनी। चलो जी ठीक है, उधर ਤੁਹਾਡੀ कोई गलती नहीं है, जो डाटा आया उस हिसाब से चलो, उसको अगर छोड़ दें बाकी तो सब ठीक है। ऐसी वर्कर सी का भी देख लो यार, उसमें भी कोई गड़बड़ ना कर रखी हो। 8 AM to 9:30, 4 घंटे का ओवर टाइम, ठीक है। बोलो, अगले दिन एब्सेंट ही है, कोई चक्कर नहीं। उससे अगला दिन क्या है, 8 AM to 11:30 PM, 11:30 PM, यहाँ तो आ जाएगा जी टाइम टू। अच्छा आपके पास 6 घंटे का ओवर टाइम दे रहे हो, बोलो, डाइट डाइट अलाउंस भी आ गया। अब जैसे उसके थर्सडे में गड़बड़ हुई थी, यहाँ ना हो रही हो, 8 AM to 4:30 PM, यहाँ भी हो रही है। हम्म, यार मैंने चेक कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जड़ा था थोड़ा पुराना आरटीपी है, पता नहीं कुछ और कोई लाइन लोइन ना लिखनी रहेगी वो, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि अभी एम ही टाइम वेस्ट कराऊँ तो फायदा नहीं, मैं चेक करके बता देता हूँ, तो मैं मैसेज में ही डाल दूंगा। 8 AM to 4:30 अगले वाला जड़ा आ रहा है, 8 AM to 4:30, इसमें क्या है भाई, अपने पास नॉर्मल है, ठीक है। फिर अगला जी आ रहा है आपका 7:30, 2 घंटे आ गए। फिर संडे आ गया, बस एक वो चीज़ देखनी रहती है। बाकी डाटा भी मैं बार बार देख रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ है तो नहीं अपने पास कि भाई यहाँ कोई गड़बड़ हमने डाटा पढ़ने में कर दी ना। कोई नहीं, टेंशन ना लो, आपका अभी के लिए यही फाइनल है, जो भी उसमें चेंजेस होंगे मैं बता दूंगा। बाकी यार इसमें ना, इस आरटीपी में ये बड़ी स्पेशल बात थी कि ਇਹਦਾ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना वो टाइम का। वैसे तो हमने उसमें 3 केस पढ़े हुए हैं, पर यहाँ थोड़ा अलग ही तरीके से था। कहता वर्कर ए एंड सी वर इन्वॉल्व इन a specific job assigned to them, वर्कर ए एंड सी वर इन्वॉल्व इन a specific job assigned to them। अब ए और सी जो भी इनको अलाउंस वगैरह मिले हैं, उधर ये ट्रीटमेंट लिखेगा, ध्यान से सुनना। पार्ट ए है कि भाई ए और सी एक स्पेसिफिक जॉब पे काम कर रहे थे, कह रहा है ओवर टाइम एंड डाइट अलाउंस ऑफ दिस मच पेबल टू वर्कर ए एंड सी। अब ये डाटा इसी के अकॉर्डिंग बनाया होगा इसने, जो यहाँ है, ओवर टाइम एंड दिस डाइट अलाउंस शैल बी चार्जेबल टू स्पेसिफिक जॉब एंड ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ जॉब। आप लोगों ने ऐसा कुछ लिखा था भी, गुड ईयर। देन उसके बाद इसने लिखा है जो आपका ओवर टाइम एंड डाइट अलाउंस है बी का। अब देखो ध्यान से सिचुएशन, ये 3 अलग अलग सिचुएशन है कि ए और सी एक स्पेसिफिक जॉब पे काम कर रहे हैं, बी का कुछ बताया नहीं है। तो एज ए वो कहता है कि जो बी का आपका ओवर टाइम और डाइट गया है, या तो कहता है उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो, जे लेबर शॉर्टेज की वजह से हो रहा था, जैसे हम इन्फ्लेटेड रेट लगाते थे, या कहता है जी फिर फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा मान लो, जे इरेगुलर है, और जे भाई किसी का फॉल्ट है, देन कॉस्टिंग पी एंड एल वगैरह में चार्ज करें। तो ये इसका ना वो एक पॉइंट चलो बन गया कि वो टाइपिंग एरर या जो भी है, अदरवाइज इतनी क्वालिटी का क्वेश्चन ना आईसीआई ने पेपर में पूछा नहीं हुआ, जिस तरह की इसकी थ्योरी दे रखी है ट्रीटमेंट की। अभी अगले में तो बंदा और परेशान होएगा। वहां लिखा है ओवर टाइम वाज ड्यू टू द अंडर एस्टिमेशन ऑफ सेल डिमांड प्रोवाइडेड बाय सेल डिपार्टमेंट। पहले समझ लो क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो तीनों वर्कर्स हैं इनके जो भी ओवर टाइम वगैरह हुए, ये इसलिए हुए थे कि सेल का अपन ने अंडर एस्टिमेशन कर रखा था, सेल वाले ने, सेल डिपार्टमेंट ने, मतलब उन्होंने ठीक हमें डाटा नहीं दिया। अब वो कह रहा है जो भी ये गलती है, सारा का सारा ओवर टाइम और डाइट अलाउंस सेल डिपार्टमेंट को चार्ज होएगा। देख रहे हो।
अपन ने जो ओवर टाइम के ट्रीटमेंट पढ़े थे मॉड्यूल में, याद करो। एक तो एवरेज रेट मेथड, एक को ओवरहेड, और एक वो जी जॉब का ही पार्ट मान लो, याद है? जिसमें वो शेरवानी वाला एग्जांपल भी देता होता हूँ कि जल्दी बना दो, शादी होनी है। अब ऐसे वाले तो ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं ना देखे थे उस क्वेश्चन के अंदर कि ये किसी डिपार्टमेंट का फॉल्ट हो, तो जितना भी ये बर्डन है जी। नहीं नहीं, ये समझने की कोशिश करो। इसके जैसा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक ब्रेक डाउन हो गया था एक क्वेश्चन में, तो उन्होंने पेनल्टी लगा दी थी पावर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, ऐसा कुछ याद है कि ये ब्रेक डाउन होगा तो मेंटेनेंस को पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ था वहां पे। ऐसे ही अब ये कह रहा है कि ये सेल वालों का काम होता है सेल को ठीक से एस्टिमेट करना, प्रोडक्शन प्रोडक्शन करके देगी। सेल वालों ने एस्टिमेट गलत लगाया है, तो इन्होंने सेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मानना है था, और कह दिया कि ये उनको चार्ज होगा। उनको चार्ज होने का मतलब है कि जो उनकी सैलरी इंसेंटिव बननी है उसमें से डिडक्ट होगा। अगले पार्ट में भी ऐसे ही कुछ है। कहता ओवर टाइम वाज ड्यू टू मेक अप अ शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू अ सडन डिमांड। कहता एकदम से शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन आया, एकदम से डिमांड स्पर्ट होगी तो ये हुआ है। ऐसे में वैसे ना किसी डिपार्टमेंट को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कई बार आप प्रोडक्ट का कोई कैंपेन चला रहे होते हैं, इतना आपने नहीं सोचा होता, एकदम से डिमांड आ जाती है। अब कहता है ऐसे में जो ओवर टाइम और डाइट अलाउंस हमने पे किया है, इट विल बी चार्ज एज फैक्ट्री ओवरहेड। ये ठीक हो गया होगा आपका कि नहीं? लेबर कॉस्ट ले लिया? नहीं नहीं, ये तो वो सॉर्ट ऑफ इरेगुलर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए। बाकी यार मैं ना इन्हू चेक करके अभी कोशिश करता हूँ, मैं अभी चेक कर दूँ कि वो क्या है, कोई पंगा पुंगा है उसके बाद ये पोस्ट करेंगे। ठीक है जी। बाकी फिर कल देखते हैं, कल किस चीज़ का भी टैक्स है कल? कल किसका? एडवांस अकाउंट है? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो दोनों ही बढ़िया चैप्टर है, होल्डिंग ने तो हर बार आना ही होता। ठीक है, फिर कल देखते हैं जी बाकी। हाँ जी, बोलो बोलो। यार मैं डेट शीट तो मैं सुबह ही देखता हूँ डेट शीट टेस्ट अपलोड करने से पहले, फिर मैं चेक करता हूँ कि उसमें कुछ चेंजेस हैं तो चेंज करते हैं। होल्डिंग और लिक्विडेशन कह रहे हैं वैसे ये। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग सब्सिडरी, बैलेंस शीटें बनाते हैं जिसमें पी एंड एल का भी आता है क्वेश्चन, इस बार तो पी एंड एल आ गया था। अच्छा, अभी पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, चलो कोई नहीं, पढ़ लेना टाइमली। ओके जी, ओके। ओके जी। ओके। ओके जी, ओके।